बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी एकेडमी पर। और आज हम लोग हिंदी साहित्य का कंप्लीट इतिहास देखेंगे, जो अभी तक के 20 वर्षों में जितने भी प्रश्न हिंदी साहित्य से बने हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, वो चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, TSSB हो, LT हो, GIC हो, जो भी प्रश्न अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से जो भी प्रश्न बने हुए हैं उन सारे प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि इसकी पूर्व वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हिंदी साहित्य का कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं हिंदी साहित्य के सारे प्रश्न जो अभी तक आए हुए हैं विगत 20 वर्षों में, लगभग 2000, और उनकी व्याख्या सहित आप लोगों को मैं हल कराऊंगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को काफ़ी आसानी हो। और छोटे से वीडियो में लगभग सारे प्रश्नों की व्याख्या करते हुए अभी तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच रखूँगा, जिससे आप लोग इस वीडियो से अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें अभी तक के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से जो भी प्रश्न बने हुए हैं TGT, PGT, NVS, KVS, DSSB, हिंदी साहित्य कहीं से भी यदि पूछा जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से, हिंदी साहित्य का इतिहास से यदि प्रश्न बनता है, तो जितने भी प्रश्न अभी तक बने हुए हैं उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला में एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों के बीच में। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई है, किन किन लोगों ने इनमें योगदान दिया है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, जो इसके पूर्व अभी TGT PGT परीक्षा 2021 में पूछा हुआ था, इसमें पूछा था कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदुस्तानी। देखिए, एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया, प्रश्न में ही आपका एक प्रश्न बन गया कि गारसा द तासी द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम जो है द ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। ये TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा है 1848, 1868, 1871 की 1888। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो 1871 है। और इसमें जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो गारसा द तासी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। ये फ्रेंच विद्वान है और फ्रेंच भाषा में ही ये गारसा द तासी का जो ये ग्रंथ है ये लिखा गया था। और इसका प्रथम इतिहास लेखन जो है इसका, यानी कि द ला लित्रेउर एंदोई और हिंदुस्तानी का जो प्रथम इतिहास लेखन है उसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1839 में प्रकाशित हुआ था, इसका प्रथम इतिहास। उसके बाद इसका द्वितीय भाग जो प्रकाशित हुआ था, उसका सेकंड भाग जो प्रकाशित हुआ था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। और द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था, द्वितीय संस्करण मतलब ये प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन है इसका द्वितीय भाग था, और द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वो 1871 में माना जाता है। ये 3 भागों में विभक्त था। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता चलता हूँ कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में द ला लित्रेउर एंदोई और हिंदुस्तानी में इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, सर्वप्रथम कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि यह ग्रंथ में हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का जो वर्णन है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कि ए से यदि कोई कवि है, उसके बाद उसका क्रम आएगा, फिर बी वाले का क्रम आएगा, फिर सी वाले का क्रम आएगा। तो देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें बताई गई है, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों, हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का जो क्रम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। अच्छा, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा बड़ा हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो विकल्प है जो हमारा है, ये TGT 2002 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद कई बार रिपीट किया गया ये प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो विकल्प है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु।
इसका जो सही उत्तर है वो है गारसाद तासी। इसका सही उत्तर है गारसाद तासी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इन्हीं से शुरू होती है। सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किसने किया था, तो गारसाद तासी द्वारा किया गया था। इसके पूर्व मैंने बताया था कि 1839 में जो है इनका प्रथम प्रकाशन हुआ था। फिर उसी प्रथम प्रकाशन में अगला प्रकाशन 1800 इनके समय में जो हुआ था 1847 में हुआ था। फिर द्वितीय भाग का जो संस्करण था वो 1871 में, जो कि पहले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। तो ये हम लोग का जो प्रश्न था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किसने किया था, वो गारसाद तासी ने किया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो गारसाद तासी में किया था। देखिए ये प्रश्न पुनः पूछा गया था, इसलिए चूंकि रिपीट हो गया है तो KVS 2014 में ये पूछा गया है, शायद 14 की 15 में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो किसने किया था, तो गारसाद तासी जी द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और उर्दू। तो ये चार आपके ऑप्शन हैं कि सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो किस भाषा में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया था, जो कि उनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसकी चर्चा भी पहले प्रश्न में मैंने की थी, द लाल लिटरेच्योर एंडोई हिंदुस्तानी। अच्छा आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसाद तासी किसके विद्वान थे, किस भाषा के विद्वान थे। यहाँ कहने का अर्थ जो है वो किस भाषा के विद्वान थे। अभी तो मैंने आपको बताया फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा, वो प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके पूर्व NVS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसके चार ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। इसका जो सही विकल्प है वो है गारसाद तासी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। तो सातवां जो प्रश्न हमारा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सातवां जो प्रश्न है हमारा वो है काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ इसमें लिखा गया था, आप इसमें देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा इस्तवार द लाल लिटरेच्योर एंडोई हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है। अच्छा अगला हमारा जो है वो है तस्किराए शुरा हिंदी, और अगला जो हमारा विकल्प है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका जो हमारा सही विकल्प है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य द लाल लिटरेच्योर एंडोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी इतिहास का ग्रंथ के लेखक कौन है। इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा की है। इसका सही विकल्प है गारसाद तासी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। देखिए ये प्रश्न आपका आया, बढ़िया प्रश्न है, PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प है आपका जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामदा प्रसाद गुरु। तो हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। आपका जो सही विकल्प है ये है जोशुआ केटलर। तो जोशुआ केटलर जी जो हैं वो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान माने जाते हैं। ये जो है वे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में भारत आए हुए थे, और आप ये समझिए कि इन्होंने हिंदी व्याकरण की पुस्तक जो लिखी थी वो है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी
ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर, और इसका जो लेखन वर्ष है वो 1751 माना हाँ सॉरी क्षमा करिएगा, 1 मिनट, 1715 माना जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य के लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। हिंदी साहित्य के लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है। तो हमारे विकल्प हैं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको विकल्प आसानी से दिखता रहे जी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है। तो विकल्प है हमारा शिव सिंह सरोवर, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो हमारा जो सही विकल्प है कि इसको व्यवस्थित, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इनको जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। जो लिखा गया था मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको प्रकाशित किया गया था। तो हमारा जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है हमारा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया है, 2019 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। तो हमारे जो विद्वान हिंदी साहित्य के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो किन आधारों पे लिखा है, मतलब उसका मेन आधार क्या है, किस आधार को बना करके उन्होंने इसको लिखा है। हमारे विकल्प जो इसके संदर्भ में हैं वो हैं पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, अगला है हमारा प्रमुख ग्रंथ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हमारा होगा वो है युग प्रवृत्ति। अच्छा, इसके संदर्भ में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रही है, और उन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 भागों में इसको, 4 कालों में इसको बांट दिया गया। जैसे इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये उनकी जो है युग प्रवृत्तियाँ रही हैं कि किस युग में क्या किस आधार को बना करके रचनाएं की गई, कौन सी प्रवृत्तियाँ शामिल थी, जिसको इन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है आज का वो है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अभी इसके पहले मैंने व्याख्या में चर्चा की थी इस प्रश्न की। तो आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको प्रकाशित किया गया था। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः इसकी भूमिका में प्रकाशित किया गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया गया था। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसको छोटा कर लेंगे। प्रश्न जो है हमारा वो, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसी प्रश्न में इसके पूर्व जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर भी शामिल है, एक नया प्रश्न भी शामिल है। हालांकि उस व्याख्या में मैंने इसका भी उत्तर दे दिया था। तो आइए हम लोग इसके विकल्प को देख लेते हैं। तो हमारा जो विकल्प है
प्रश्न पुनः देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया था? तो विकल्प है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद हमारा है हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका उत्तर दीजिए। तो ये जो हमारा था वो हिंदी साहित्य का विकास। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो हमारा है 14वां प्रश्न। और आइए 14वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग अपने। तो हमारा जो 14वां प्रश्न है इसमें लिखा गया है कि इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। अभी इसकी मैंने चर्चा की थी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, यही इसका एक्जैक्ट उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग पुनः। अगला जो प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न जो हमारा है वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, एक मिनट, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा गया था? अभी इसको मैंने कराया है, चूँकि इसको बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में पूछा गया था। ये पुनः टीजीटी 2021 में पूछा गया, इसके पूर्व जो मैंने कराया था वो पीजीटी 2004 में पूछा गया। सोचिए 2004 का जो प्रश्न है वो फिर 2021 में पूछा जा रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से जब प्रश्न बनेगा तो इसके अलावा प्रश्न बनेगा कहाँ से? आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, बढ़ाइएगा मत। आप ये समझिए कि इसके अलावा प्रश्न कहीं बनना ही नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आपके समक्ष आ जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको इसका उत्तर पता है, आप इसका उत्तर जानते हैं, तो आराम से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसका जो उत्तर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, इसके पूर्व मैंने चर्चा की थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए पुनः फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, और ये पूछ कब रहा है? ये DSSB PGT 2015 में पूछा वो प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917, 1918, 1919, 1929। अभी मैंने इसकी पूर्व चर्चा की थी। इसका जो सही विकल्प है वो 1929 है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन प्रश्नों की व्याख्या कर लिए हैं, उस पर समय नहीं गंवाएंगे हम लोग, उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ देखिए ये प्रश्न अच्छा है। ये लिखा है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति, क्षमा करिएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो कौन सी पद्धति इसमें सबसे विकसित मानी गई है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम और समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसमें जो है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आधार बना करके अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को प्रारंभ किया था और उसको पूर्ण किया था, जो कि बड़ा मानक पुस्तक मानी जाती है हिंदी साहित्य लेखन की, वो है विधेयवादी पद्धति। ठीक, अच्छा, विधेयवादी पद्धति क्या है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी, एक मिनट, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की इसी पद्धति पर रचना की है। अच्छा, इसमें है क्या कि इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। तो ये जो विधेयवादी पद्धति है ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो ये है 1833, 1830, 1836 और 1840। इसका जो रचना काल है वो 1833 माना गया है। अच्छा, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्षमा करिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा, ये 1833 नहीं है, ये 1883 है। एक मिनट, 1883 ये उसका सही विकल्प है। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है। अच्छा, शिव सिंह सेंगर ने जो है वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है शिव सिंह सरोज में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है
आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। एक मिनट, इसके ऑप्शन को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो थोड़ी आसानी होगी जी। चलिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो विकल्प जो हमारे हैं वो हैं पादरी F.E.K, अगला है पादरी एडविन ग्रिप्स, अगला है जॉर्ज गारसा दतासी और अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये प्रश्न PGT 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पादरी एडविन गिब्स। तो पादरी एडविन गिब्स जो हैं वो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक माने जाते हैं। और पादरी F.E.K, जो पादरी F.E.K हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। ये है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये पादरी F.E.K द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और यहाँ पे स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है वो पादरी एडविन गिब्स द्वारा लिखा गया। अच्छा, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, देखिए पुनः वही प्रश्न आ गया, क्योंकि पुनः पूछा गया ये प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको पुनः सम्मिलित कर लिया है। स्केच ऑफ लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एक मिनट, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प है, अभी इसके पूर्व मैंने इसकी चर्चा की थी, एडविन गिब्स। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? विकल्प हमारा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका जो सही विकल्प है वो हमारा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी जो हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इनकी ये जो रचना है, इनकी जो ये पुस्तक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। अच्छा, किशोरी लाल गुप्त जी जो हैं महत्वपूर्ण है, भदोही के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश भदोही के। अच्छा, किशोरी लाल गुप्त की जो अंतिम प्रकाशित कृति है वो सूर सागर की टीका, 4 खंडों में प्रकाशित की गई है सूर सागर की टीका। महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ से किया है, शीर्षक से किया है? अभी मैंने आपको बताया है कि वो किस ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था। तो उनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, अच्छा किसका उन्होंने अनुवाद किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। अभी इसके पूर्व मैंने इसकी चर्चा की थी, GIC 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? अभी इसकी चर्चा की गई थी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी प्रश्न जो है GIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया था। तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, प्रश्न को देखते चलेंगे बिना विकल्प की चर्चा किए।
जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, अब देखिए पुनः फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, करा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन कहें? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, ये देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वही प्रश्न रिपीट हुआ है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, गार्सा दासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मैक्स मुलर। इसकी चर्चा हो चुकी है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन प्रश्नों को बार बार सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो पुनः इसको सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपको ये आश्वस्त हो जाए कि प्रश्न बनने हैं तो यहीं से बनने हैं और कहीं से नहीं बनेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे ना, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ये जो मैंने 70-72 लगभग 70 के लगभग जो मैंने इसमें प्रश्न सम्मिलित किए हैं और उसकी व्याख्या को देखते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए चल रहा हूँ, यहीं से प्रश्न बनेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। और आप परीक्षा दे करके आएंगे तो आप पुनः यहाँ से मिला लीजिएगा, जितने भी प्रश्न हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से बने हैं वो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे, इस व्याख्या से मिल जाएंगे, यहाँ से पूछे गए प्रश्न से हूबहू मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कहीं से प्रश्न बनना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन मिलता है? देखिए ये नया प्रश्न देखिए आ गया। विकल्प है हमारा शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो प्रश्न है हमारा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? क्योंकि उनके काल में तो हुआ नहीं था जॉर्ज ग्रियर्सन, जो हमारे पहले इसके पूर्व के सर्वप्रथम इतिहास लेखन परंपरा से जुड़े व्यक्ति थे, गार्सा दासी थे। अच्छा, इसका जो सही विकल्प है वो जॉर्ज ग्रियर्सन। अच्छा, आइए इस पर जरा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो हमारे हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन सर्वप्रथम काल विभाजन की परंपरा यहीं से शुरू मिलती है। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो 11 काल विभाजन किए हैं, 11 काल विभाजन किया। अच्छा, पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, एकदम पूछा गया प्रश्न है कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये किस लेखक द्वारा विभाजित काल विभाजन है? किस लेखक द्वारा लिखित ये काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में? ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन 11 काल विभाजन इन्होंने किया है, मतलब चारणकार से लेकर के। अच्छा, इन्होंने हर कवि के नाम पर उसका काल विभाजन कर दिया। जैसे जायसी की प्रेम कविता या मुगल दरबार, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मुगल दरबार किस इतिहास ग्रंथ द्वारा लिखित रचित काल विभाजन है? मुगल दरबार। लगभग 11 काल विभाजन इन्होंने किया है। मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, इस तरीके का काल विभाजन इन्होंने किया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? तो विकल्प जो हमारा है वो मिश्र बंधु है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, हरिऔध है, श्याम सुंदर दास है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2012 प्रवक्ता में। इसका सही जो विकल्प है वो मिश्र बंधु इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में 5,000 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें 8 खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है इसका और इसको विभक्त किया है। तो सर्वाधिक कवियों का जो संकलन अगर मिलता है हमको तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, देखिए अभी इसी प्रश्न पे चर्चा कर रहा था, वही प्रश्न पूछा गया 2012 में, वो प्रश्न प्रवक्ता में पूछा गया। अब देखिए 2016 में वही प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है कि इतिहास लेखक ने अपने अब उसी प्रश्न से, उसी व्याख्या से, उसी प्रश्न के भीतर एक नए प्रश्न को बना करके और उस ऑप्शन में देखिए जोड़ करके किस तरीके से उसी प्रश्न को पूछ लिया गया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही विकल्प भी मैंने अब चर्चा की थी, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु ने।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, 1 मिनट जी, तो ये प्रश्न है हमारा, चलिए प्रश्न पहले बड़ा कर लेते हैं, 2 ऑप्शन देख लेंगे। तो प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। पूछा गया प्रश्न है। देखिए 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। टीजीटी 2009 में, पीजीटी उत्तराखंड पीजीटी 2020 में, इसके पूर्व भी पूछा गया है। अच्छा, इसके ऑप्शन है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। अगला ऑप्शन है हमारा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला ऑप्शन है हमारा गणेश मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। अगला ऑप्शन है हमारा बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है, जो कि 4 भागों में प्रकाशित 4 भागों में है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन है वो 1913 है और शेष जो चौथा भाग बचता है वो 1934 में प्रकाशित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित? तो अभी मैंने चर्चा की है उसकी 1934 में। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। अभी उसके पूर्व मैंने चर्चा की थी, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ गया? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके पूर्व मैंने चर्चा की थी। आश्रम पद्धति 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं ये। इसका जो उत्तर है दीजिए आप लोग। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से 25 है। संवत 1791 से 1889, संवत 1890 से 1925, संवत 1791 से 1889। इसका जो सही विकल्प है वो है संवत, परिवर्तन काल पूछा है, संवत 1890 से 1925। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल के नाम से इसको संग्रहित किया है, जिसमें परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वो 1890 से लेकर के 1925 विक्रम संवत मानी गई है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? अच्छा प्रश्न है। मतीराम, देव, जायसी और सूर। तो इसका सही विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, उसमें जायसी को स्थान नहीं मिला है। अच्छा, उसमें स्थान कौन है? अच्छा, उसमें हुआ क्या है कि उन्होंने उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा, जैसे कि सूर, तुलसी और देव को उन्होंने बृहत्त्रयी कहा है। इन लोगों को बृहत्त्रयी माना है। अच्छा, अगला जो है बिहारी भूषण और केशव को मध्यत्रयी, बिहारी भूषण और केशव को। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र को लघुत्रयी माना है। तो लगभग आप समझिए कि 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 कवियों का हिंदी नवरत्न ग्रंथ में नवरत्न जो कवि इनके हैं वो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, देव हैं, बिहारी हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, मतीराम हैं, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं? देखिए वही प्रश्न पुनः रिपीट कर गया है। 2021 जीआईसी प्रवक्ता में पूछा था, फिर यूके उत्तराखंड पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में।
2020 का जो प्रश्न है, फिर उत्तर प्रदेश जीआईसी में ही प्रश्न पूछ लिया गया। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसका विकल्प देख लेते हैं। 1850 से 85, 1857 से 90, 900, 1900, क्षमा करिएगा, 1868 से 1893 और 1800 से लेकर 1850। इसका सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है 1868 से लेकर के 1893। रामचंद्र शुक्ल इतने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इतने महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास लेखक माने गए हैं हिंदी साहित्य में कि यहाँ से बिना प्रश्न पूछे वो हट नहीं सकता। परीक्षा जो भी पेपर बनाता है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम उत्थान समय है वो 1868 से 1893 माना गया है, विक्रम संवत, गौर करिएगा, ठीक है। अच्छा, द्वितीय उत्थान समय जो है वो 1893 से 1918 तय किया गया है, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तक अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि, उसी प्रश्न को घुमा दिया है, उसी सेम प्रश्न को घुमा दिया है। आप ये समझिए, ये वाला प्रश्न 2009 में पूछा गया है और टीजीटी में, और इसके पूर्व जो मैंने प्रश्न ये दिया था, ये देखिए, ठीक, ये 2013 में पूछा गया है पीजीटी में। वही प्रश्न, सेम प्रश्न, केवल उसकी थोड़ी सी भाषा परिवर्तित करके प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माने गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन है 1925 से 1950 विक्रम संवत। देखिए मैंने बताया था वो ईस्वी था, क्षमा करिएगा, वो ईस्वी था, ये विक्रम संवत है। संवत 1925 से 1950, इसमें 57 आप लोग हटा दीजिए। जैसे 1925 है, 1925 में यदि हम 57 घटा देते हैं, ठीक, तो 15 में से 7, ठीक, तो 15 में से 7 गया 8, 8 7 15, यहाँ कितना बचा 1, तो 11 में से 5 गया 6, ये 8, 1, 68 हुआ। उसी तरीके से इसमें 57 घटा दीजिए आप, ठीक है कि नहीं, तो इसमें 57 घटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी 1893, ठीक है। जब विक्रम संवत पूछे, ठीक है, तो 57 जो है आप लोग जोड़ देंगे, 57 प्लस कर देंगे। ईस्वी पूछे तो घटा देंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? अभी इसके पूर्व ही मैंने इसकी चर्चा की है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। इसका सही विकल्प है 1893 से 1918। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? विकल्प है आपका संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 75, 1075, विक्रम संवत 1100। इसका सही विकल्प है विक्रम संवत 1050। KVS 2018 का प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्षों को 4 भागों में विभक्त किया है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी सुन लीजिए, 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा हुआ है अपने ग्रंथ में। इसको 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। 4 भागों में इन्होंने आदिकाल,
आदिकाल। उसका समय 1050 से 1375 है। उसके बाद एक मिनट, भक्तिकाल फिर 1375 से 1700, उसके बाद 1700 से 1900 रीतिकाल, और 1900 से 1984 गद्यकाल। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ लेखन जो किया था, उसकी जो तिथि मानी हुई है वो 1050 मानी गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? अभी इसकी चर्चा मैंने की है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अभी मैंने इसकी चर्चा की है। ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक मिनट, कौन सा था? हाँ, ये तो है। तो इसका जो हमारा प्रश्न है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल अभी उसकी चर्चा की थी कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था, 1050 से 1375। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन? विकल्प है हमारा राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। DSSB PGT 2021 पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक हिंदी साहित्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्हीं का ग्रंथ माना गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का दर्शन, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसको सम्मिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। एक मिनट, इसका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी चौथा, इसका चौथा हो जाएगा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, इसका ये हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, इसका दूसरा हो जाएगा। जो शेष बचा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिनौद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका सही विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प है आपका विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। इसका सही विकल्प है विजेंद्र स्नातक। बिल्कुल नया प्रश्न था, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? विकल्प आपके हैं 1867, 1850, 85 और 1893। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही विकल्प है 1893 में।
अच्छा, 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो की गई थी उसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग सम्मिलित थे, तो याद कर लीजिएगा, श्याम सुंदर दास, ठीक। अगले हैं आपके पंडित राम नारायण मिश्र, ठीक। और अगले हैं आपके ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था थी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं थे? अभी मैंने चर्चा की थी, कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? अभी मैंने इसकी चर्चा की है, 1893। कहाँ है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? इसकी पूर्व मैंने चर्चा की थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। सही विकल्प है नागरिक प्रचारणी सभा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? तो इसका विकल्प है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने और नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका सही विकल्प है नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प है आपका 1800 में, विक्रम संवत 1800 ईस्वी, 1798 और 1802। इसका सही विकल्प है 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 में मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी। गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। आज इसमें दो और महत्वपूर्ण लोग थे, जिनमें से पंडित लल्लू लाल और एम सदल मिश्र की भी नियुक्ति की गई थी हिंदी के शिक्षण के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी, जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता बताइए। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता: पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। क्षमा करिएगा। इसका सही उत्तर है पूर्वीपन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार के थे। अच्छा, इनकी जो भाषा थी वो पूर्वीपन लिए हुए थी। प्रारंभ में इन्होंने खड़ी बोली गद्य विशेष महत्व को दिया था, ठीक है। उसके बाद इनके शब्द संगठन में वाक्य विन्यास, दोनों ही भाषा, ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प है हमारा लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद। इसका सही विकल्प क्या है? इंशाअल्लाह खां,
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको उदयभान चरित भी कहते हैं। एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? दो लोगों की चर्चा मैंने की थी, लल्लू लाल और दूसरा इंशाअल्लाह का सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही विकल्प है सदल मिश्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? बताया था अभी, इसके पूर्व सदल मिश्र और लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है सदल मिश्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नाचिकेतोपाख्यान। अभी पुनः ये दोबारा प्रश्न रिपीट कर रहा है, नाचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है हमारा 58वां, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम बताया था मैंने भी, उदयभान चरित। बड़े आसान से प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन मैं आप लोगों के समक्ष लाया। इस वीडियो को 3-4 बार 5 बार आप देख लेते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से जो भी प्रश्न बनता है, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है। लेकिन आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, इसीलिए मैंने जल्दी इसको बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करने का प्रयास है, जल्दी इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सारे प्रश्न इसी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुख सागर की रचना किसने की है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां और सदासुख लाल। सुख सागर, सुख सदासुख लाल। अगला प्रश्न है हमारा, सुख सागर का विषय क्या है? ये देखिए प्रश्न बढ़िया है। विकल्प है हमारा शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है हमारा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे, हालांकि अब ख़त्म ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्रेम सागर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उर्दू यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। सदल मिश्र, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। सही उत्तर टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना। विकल्प है आपका प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान, ढोला मारू रादुहा और आशिया। इसका सही विकल्प है नाचिकेतोपाख्यान। चर्चा की थी मैंने इसकी, नहीं की होगी, चर्चा सुन लीजिए इसकी। ये प्रश्न, एक मिनट जी, ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, खड़ी बोली की पहली रचना जो है, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना 1623 में जटमल द्वारा गोरा बादल विशेष उल्लेखनीय है। अच्छा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जो प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं वो सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल किए गए हैं। मतलब जो प्रथम गद्यकार माने जाते हैं वो आधुनिक गद्यकार, वो सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों लोगों को सम्मिलित किया गया, जो कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक साथ रहे। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नाचिकेतोपाख्यान की रचना की और उसके बाद 1810 में लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद पर खड़ी बोली गद्य रूपांतरण हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी चर्चा की थी। गोरा बादल की कथा
किसके द्वारा रचित है? मैंने बताया था जटमल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न हमारा जो है, खड़ी बोली में जो खड़ी शुद्ध है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? खड़ी बोली में जो खड़ी शुद्ध है उसका सर्वप्रथम किसने किया है? अभी मैंने बताया था, सदल मिश्र जी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य में राजाद्वय के नाम से प्रख्यात हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में राजाद्वय के नाम से जो प्रख्यात हैं उनमें कौन कौन लोग हैं? एक मिनट, चलिए उसमें है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमण प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन सी है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा, 2001 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान थे। इन दोनों लोगों को राजाद्वय के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आइए अगला प्रश्न है हमारा 67 प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार। अभी मैंने बताया था हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल सदल मिश्र। आइए, ढोला मारूरा दूहा के ढोला के पिता का क्या नाम था? चलिए बताइए, राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। इसका सही जो विकल्प है राजा नल सिंह। ढोला मारूरा दूहा नामक राजकुमार एक माखड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है, जिसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ठीक, आइए अंतिम प्रश्न जो हमारा आज का है वो है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी, सिद्ध, वज्रयानी, नाथ और जैन। इसका सही विकल्प है वज्रयानी सिद्ध। तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन वज्रयानी सिद्ध से है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में इसके संदर्भ में लिखा है। अच्छा, गोरखनाथ के समय का ठीक तो पता नहीं है, लेकिन राहुल संस्कृत्याय ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा में उनको स्थान दिया हुआ है। तो ये आज हमारे महत्वपूर्ण 69 प्रश्न थे, और इस प्रश्न में हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जितने भी अभी तक प्रश्न बने हुए हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा की है। और अभी तक के पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसके पूर्व 2021 में टीजीटी पीजीटी में जो भी परीक्षाएं हुई थी उनमें जो प्रश्न हिंदी साहित्य लेखन से पूछे गए, सारे प्रश्नों की श्रृंखला इसी एक वीडियो में संपन्न हो गई। इसके बाहर एक भी प्रश्न आपके जाने नहीं हैं। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख लेते हैं, इसकी व्याख्या सुन लेते हैं, तो आसानी से यहाँ से जो भी भविष्य में प्रश्न बनेंगे उसको आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर भी नहीं जाना, जो भी आना था मैंने सब करा दिया, जो आने वाला उसकी व्याख्या भी मैंने दे दी। अब शेष उसमें कुछ रह नहीं गया है। और अगले क्रम में हम लोग आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके बाद फिर आदिकाल, फिर रीतिकाल, फिर भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर जो तमाम प्रवृत्तियाँ युग हुए, छायावादी युग, भारतेंदु युग, उसके पूर्व गद्यकार, उसके बाद प्रेमचंद्र युग, जयशंकर प्रसाद, सारे हिंदी साहित्य के, ठीक है, और आधुनिक कविता, इन सभी चीज़ों को हम लोग हिंदी साहित्य में सम्मिलित करते हुए संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और हिंदी साहित्य के एक भी प्रश्न आने वाली परीक्षा से हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं जाने चाहिए। यही हमारा अंतिम संकल्प और उद्देश्य है, जिससे आप लोगों की परीक्षा बहुत बेहतर हो और आप लोग एक बेहतर नौकरी के साथ अपना जीवन बेहतर बिता सकें। यही हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सफल हो। ठीक, तो आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसका वीडियो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया है। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।